Ali series books by अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं HCA. दोस्त? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसकी बात करेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिटेल में समझनी है। पहले हम बात करते हैं। पहली बात ये है कि हम जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो फैक्टर्स या वो चीज़ें जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाता है या स्लो हो जाता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बहुत तेज़ है, हम उसको वो नहीं कर सकते, हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते, तो हमें उस रिएक्शन को स्लो करना पड़ेगा। या एक रिएक्शन आराम से हो रहा है, तो हमें तो जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, हम उस रिएक्शन को फास्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए या हमें कोई ऐसे फैक्टर चाहिए जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत फास्ट करे, तेज़ करे। इसलिए हम ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं। एनीवेज़, पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन अकर्स व्हेन कोलिजन अकर्स। देखो, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे और एवरेज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिएक्शन के बारे में बात कर रहा था मैं, उधर मैंने आपको एंड में ये चीज़ समझाई, क्योंकि इसके बाद हमने ये पढ़ना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अभी जाएँ, उधर लिखिए एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अली सीरीज़ बुक्स एंड अली सुदैस या प्रोफेसर अली सुदैस, तो आ जाएगी वो वीडियो। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके एंड में जो चीज़ें लिखी हैं, वो आप देखिए और फिर आप इधर आएँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। देखो, हम ये कह रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन अकर्स व्हेन कोलिजन अकर्स। भाई क्या है? रिएक्शन कब होता है? जब कोलिजन होती है। कोलिजन इज द मेन फैक्टर। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन जितनी भी है वो कोलिजन की वजह से ही होते हैं। देखो, कोलाइड का मतलब ये, हमने फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर, गौर से मेरी बात सुनना, इस कंटेनर के अंदर क्या होता है? इस कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट्स है। एक रिएक्टेंट, सॉरी, इसके अंदर रिएक्टेंट्स है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स हैं और ये एक रिएक्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये रिएक्शन ये है। अब होता क्या है, गौर से मेरी बात समझना। ये जो ये जो रिएक्टेंट्स है, ये हर वक्त काइनेटिक एनर्जीज की होती है। काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स हर रिएक्टेंट की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, मूव करता है। ये क्या करता है, मूव करता है। अब ये मूव करता है ना, जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, जब मूव करता है, तो ये जब ये आता है, तो अगर ये स्लो कोलाइड करता है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। नंबर एक। नंबर टू, अगर ये स्लो मूव करता है तो ये कोलिजन कम होगी, फिर जाके आराम से किसी और के साथ कोलिजन होगी, फिर किसी और के साथ कोलिजन होगी। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम अगर इसकी ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करें, तो क्या होगा? होगा ये जनाब कि कि जल्दी से टक एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो जितनी जल्दी मिलेंगे, हम कहते हैं उतनी जल्दी कोलिजन होती है। और वो कोलिजन, याद रखना, वो कोलिजन जिसकी वजह से वो कोलि ये सॉरी कोलिजन, तो जब कोलिजन होगी, तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और इसको हम कहते हैं कि भई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया। समझ आ रही बात? कोलिजन इंक्रीज़, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़, कोलिजन डिक्रीज़, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़। ये बात समझना। अब हम आते हैं, समझ आई है ना कि कोलिजन की वजह से ये जब कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये जाके कन्वर्ट होते हैं किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, कि जो कोलिजन है, ये असल में 2 टाइप की होती है। असल में कोलिजन हमारे पास 2 टाइप की होती है और ये 2 टाइप की कोलिजन आपको समझनी है। देखो, रिएक्शन किसकी वजह से होता है? कोलिजन की वजह से। तो अब जब कोलिजन ज़्यादा होगी, रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो जब रिएक्शन ज़्यादा होगा मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। समझ रहे? स्पीड ज़्यादा होगी ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। ये बात समझ जाना, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप समझ जाएँगे ऐसे ही, कि अगर कोलिजन ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, तो हम क्या कहते हैं कि जो रिएक्शन होता है, ये जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन होता है कहते हैं, तो इस बात को समझना, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो असल में रेट ऑफ कोलिजन है। ये बात समझ आई है? रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द रेट ऑफ कोलिजन। तो जितनी ज्यादा कोलिजन, उतना ज्यादा रिएक्शन, यानी उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन। The rate of reaction increases with the collision. You understand now? कि if the collision increases, the number of collisions increases. कि जितना number of collision increase होगा, the rate of reaction will increase, और rate of reaction increase होता है। That is what it says. तो हमने क्या कहा कि factor affecting rate of reaction में collision का सबसे अहम किरदार है। अच्छा देखो, टाइप्स ऑफ collision, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ collision होते हैं। अब देखो, एक कोलिजन को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, और जो दूसरा कोलिजन है वो होता है इनइफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन, ये
इफेक्टिव कोलिजन, ये दो किस्म की कोलिजन है, ठीक है। अब इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये मैंने आपको पहले कहा भी है, लेकिन चलो आपको सिर्फ रिवाइज कराता हूँ मैं। हमने कहा था कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नंबर वन, इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ भाई इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी कितनी एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। नंबर टू, इसमें ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन या पोजीशन विद विच इट कोलाइड्स, पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और से मेरी बात सुनना, एक मॉलिक्यूल आ रहा है, वो अगर बहुत ही स्लो है तो ये कोलाइड करके, कोलाइड तो होता है लेकिन इससे रिएक्शन नहीं होता या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, इसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। यू अंडरस्टैंड? नंबर वन। नंबर टू, होता ये है ना कि फॉर एग्जांपल आप ये करते हैं कि आपने दो रिएक्टेंट्स को मिलाना है और एक प्रोडक्ट बनती है। देखो मेरी बात अब, कि अगर दो रिएक्टेंट्स को, ये हो गया आपका एक रिएक्टेंट और ये हो गया आपका दूसरा रिएक्टेंट, ये हो गया आपका दूसरा रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें से मैं ये ऐसे बनाता हूं, जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी ना, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ये बनेगी, गौर से देखना मेरी बात, ये प्रोडक्ट बनेगी, ये एक दो और इसके साथ एक आएगा ये रेड वाला, ये ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट बनेगी, प्लस इसके साथ दो, सॉरी इसके साथ दो ये ब्लू वाले बन जाएंगे। ये कलर्स के कॉम्बिनेशन याद रखना, ये सॉरी ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये रिएक्शन कब होगा? तो जब ये वाला पार्ट इसके साथ कोलाइड करेगा, ये वाला पार्ट, इसको पोजीशन कहते हैं, कि एक खास पोजीशन पे जाके वो कोलाइड करे, एक खास पोजीशन पे। अगर पोजीशन वो खास एग्जैक्ट वो पोजीशन नहीं है, यानी एग्जैक्टली ये वाली जगह यहां पर कोलाइड नहीं करती, यानी ये वाला एटम इन दो एटम्स के साथ कोलाइड नहीं करता, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अब अगर अगर कंसिडर करो पोजीशन उल्टा है, उल्टा ये वाली पोजीशन अगर इसके साथ कोलाइड करे तो जाके ये वाली चीज बन जाएगी, क्योंकि हमें दो ये ग्रीन चाहिए एक रेड चाहिए। अब अगर कंसिडर करो ये ब्लू वाला जाके इसके साथ कोलाइड करता है, तो क्या ब्लू वाला इसके साथ बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता। इसका मतलब हमें ये रेड चाहिए जो इधर, तो भाई एक खास फ्रिक्वेंसी के साथ, एक फ्रिक्वेंसी के साथ हमें एक खास ओरिएंटेशन और एक खास पोजीशन चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल दो रिएक्टेंट है, वो आके इधर मिलते हैं तो जाके प्रोडक्ट बनती है, लेकिन ये रिएक्टेंट इधर के बजाय जाके इधर आता है, क्या प्रोडक्ट बनेगी? नहीं बनेगी। ये देखो ये दो है, ये दो आए और इसने इधर जाके करना है और ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। यू अंडरस्टैंड नाउ? इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। और अगर कोई और पोजीशन बनती है तो फिर हम इसको इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। सिंपल हम कहते हैं वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे उसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, और वो कोलिजन कि कोलिजन तो हो जाए लेकिन प्रोडक्ट ना बने उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। डू अंडरस्टैंड नाउ? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोलिजन। डू अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड मेरे बच्चों। अब मेरे शेरों हम आते हैं, वो क्या है, ये 6 फैक्टर्स हैं जो हमने इधर लिखे हैं, and we're going to talk about all the 6 factors in detail, and you should be with me. सबसे पहली बात क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सिर्फ दो की बात करेंगे जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर वन, हम ये देखते हैं, देखो क्या ये आयनिक है या कोवेलेंट है? क्या है? ये आयनिक है या कोवेलेंट है? सबसे पहले इसको देखना, ये आयनिक है या कोवेलेंट है। अब बात ये है ना, बात ये है कि ये वाला पॉइंट अपने साथ लिख लीजिएगा, मैं समझाता हूं फिर आपको, कि जो जब भी आयनिक रिएक्शन होता है, आयनिक आयनिक अगर रिएक्टेंट आयनिक है तो रिएक्शन बहुत तेज होगा कोवेलेंट से, कोवेलेंट वाला स्लो होता है, ठीक है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, अच्छा बाकी चीजों की नहीं। हम कहते हैं आयनिक और कोवेलेंट को देखो, कि अगर कोवेलेंट है तो मतलब रिएक्शन स्लो होगा, और आयनिक है तो फास्ट होगा। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया ना, होता ही है ना कि अगर जब आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक 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 में क्या होता है, आयनिक में आइंस क्या करते हैं, आइंस को, आइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट्स ऑल, बात खत्म, ठीक है। मेरा मतलब ये है, देखो किसी सोल्यूशन के अंदर आयन है, एक आयन है दूसरा आयन आगे टक बस मिल जाता है, बात खत्म। पानी में डालोगे आयनिक कंपाउंड कोई भी, हल करोगे जाके आयन एक दूसरे से जल्दी जुदा हो जाते हैं, नमक डालो ना जुदा हो जाते हैं।
अब उसी नमक के अंदर कोई और चीज़ डालो, जाके NaCl KCl बना सकता है। वो जाके NaCl जो है वो Cl वाला जाके KCl बना सकता है, या जो K है अगर OH है तो OH बना सकता है, KOH बना सकता है, NaOH बना सकता है। ये ऐसे हो सकता है ना कि क्योंकि वो जल्दी-जल्दी करता है काम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखिए। एनीवेज़ हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, अगर आयनिक है तो ये क्या करता है, ये वेरी फास्ट होता है। ये क्या होता है, ये फास्ट होता है। जब ये रिएक्शन फास्ट होगा तो इसका मतलब है, एक रिएक्शन में लिखता हूं आपको, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन से ये रिएक्शन का नाम भी सुना होगा और ये रिएक्शन देखा भी होगा, जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन जो बहुत 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 सब बंदों को याद होता है, बल्कि बच्चों को ज़बानी सबसे पहला याद होता है, वो होता है NaOH प्लस HCl। जब रिएक्शन करता है वो देता है NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन है। अब वो क्या लगता है, ये रिएक्शन कितना टाइम लगाता है? भाई ये तो बहुत जल्दी होता है। ये क्या होता है? ये बहुत-बहुत जल्दी हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितनी भी हैं, या इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये बहुत-बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। ठीक है? अब आते हैं, ये तो हो गया आयनिक वाला। अब हम आते हैं कोवेलेंट। भाई कोवेलेंट क्यों? कोवेलेंट क्यों? क्यों? व्हाई? व्हाई कोवेलेंट? तो जब हम कोवेलेंट की बात करें ना, कोवेलेंट, जब हम कोवेलेंट की बात करें, जब हम कोवेलेंट की बात करें, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? अच्छा, ओके। कोवेलेंट की बात करी, कोवेलेंट में ये होता है ना कि कोवेलेंट में बॉन्ड पहले बन टूट जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और ये जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर क्या होता है, दूसरे में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, वो बॉन्ड बन जाता है, दूसरा नया बॉन्ड बनता है। अच्छा, न्यू बॉन्ड्स आर फाउंड। न्यू, वही नहीं बनता, कोई और बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग में और बॉन्ड के फॉर्मेशन में टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या होता है कि ये स्लो है, तो इसलिए ये क्या है, ये स्लो है। हम ये कहते हैं, ये वाला नहीं है, ये फास्ट है। आइनिक क्या है, ये मैं लिखूंगा दीज आर फास्ट, और ये क्या है, दीज आर स्लो, ये स्लो है। रीजन मैंने लिखी है भाई कि रीजन क्या है। अंडरस्टैंड नाउ? ओके, पहली बात तो हमारे पास ये हो गई कि अगर हम नेचर ऑफ रिएक्शन में क्या लेते हैं, आयनिक है कि कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, आयनिक में कोई रीअरेंजमेंट का प्रोसेस नहीं है, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी वाली ज्यादा कहानी नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होती। यहाँ क्या होता है, ये सारी है, हमारे पास बॉन्ड बनता तो है, हमारे पास क्या रीअरेंजमेंट का पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर, कि अगर बाँड बन भी जाता है, फिर भी रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है, नहीं तो एक बाँड इधर से टूट के उधर बनता है, तो भी रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें इधर होती हैं। इसलिए कोवेलेंट जब भी होगा, तो कोवेलेंट इज़ वेरी स्लो कंपेयर्ड टू आयनिक। तो इसलिए हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे ऐसे ही भी डिपेंड करता है। नंबर 2, ये दूसरा जो है ना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एक इलेक्ट्रॉन जब होगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हम क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इसके अलावा दूसरा, ये मैं बल्कि इधर ये लिखूंगा 1, ये मैं लिखूंगा 2। तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, हमें वैसे हमने वैसे पर थ्योरी में, बाकी थ्योरीज में पढ़ा है, वीबीटी वगैरह में, सॉरी वीएसए पर नहीं, वीबीटी में हमने पढ़ा है, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा है कि भाई क्या है, हमारे पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, यार एक एक ही है, मुझे तंग करता है, मेरे पीछे ही लगा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब माइंड करे, अच्छा ये मच्छर मुझे बहुत तंग कर रहा है कब से, कभी इधर काटता है, कभी उधर काटता है, और छोड़ता भी नहीं है, और बिल्कुल मैं वो अटैक जैसे करता है ना वो ड्रोन का ही, वैसे ही अटैक करता है मुझ पे। एनीवेज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। देखो, हम लेते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अब वो क्या लगता है किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? हम कहते हैं भाई, बल्कि मैं हम कहता हूँ भाई 1 एंड 2 है, तो हम कहते हैं कि 1 का रेट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है 2 से। क्यों? क्योंकि 1 में
जो 1 है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ आ रही बात? तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। समझ आ रही बात? ये क्या है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गौर से देखना। हम जब पीरियोडिक टेबल को देखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखिए, आप वो जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकायदा आप ऐसा करें कि आप ग्रुप नंबर 1 ये एस&पी ब्लॉक दे दें, गूगल में यूट्यूब में ऊपर दे दें, एस&पी ब्लॉक अली सुदेश दे दें, आपके पास आ जाएगा, उधर आप देखिए। अच्छा, अब देखिए हम ये कहते हैं ना कि मेरे बच्चों, होता क्या है, हम ये कहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, इसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्टिविटी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी का और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या डिफरेंस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, और रेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। ये समझना, ठीक है। अब हमें पता है भाई कि रेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ चीज़ों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, और उनका भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, ठीक है। एनर्जी एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है एक और चीज के साथ भी, जो कि है साइज। एनर्जी एनर्जी का साइज के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी एनर्जी का साइज के साथ भी इनवर्स रिलेशन है। तो जिसके साथ इसका इनवर्स होगा, रेड का डायरेक्ट होगा, और जिसके साथ इसका डायरेक्ट होगा एनर्जी एनर्जी का, उसके साथ इनवर्स होगा। जुमले समझ नहीं है, रिवाइंड करिए, दोबारा सुने। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एनर्जी, इनवर्स ताल्लुक है। तो रेट का एनर्जी एनर्जी के साथ इनवर्स ताल्लुक है। तो जिसका भी एनर्जी एनर्जी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होगा, तो रेट का उनके साथ इनवर्स होगा, और एनर्जी एनर्जी का जिसके साथ इनवर्स ताल्लुक होगा, वो रेट के साथ डायरेक्ट होगा। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। अगर आप नहीं समझ आ रही, दोबारा एक दफा जाके देखिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होता है, या ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी एनर्जी जिसकी कम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी ज्यादा है। एक लफ्ज है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा, हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बोल क्या है यहाँ पर, इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी एक एटम है, तो जो भी एटम है, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 2 की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ग्रुप नंबर 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि एनर्जी एनर्जी का इसका इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इनवर्स रिलेशन है। समझ आ रही बात? तो कुछ चीज़ ऐसी है, इसलिए हम कहते हैं कि जब ग्रुप नंबर 1 की तरफ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और ग्रुप नंबर 1 में नीचे आते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन उधर और भी ज़्यादा होता है। ये तो हो गया जनाब, ये पीरियोडिक टेबल में जो चीज़ें हैं, दोबारा गौर से देखिएगा, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढो भाई कितने हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये एनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है। एनर्जी एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, तो मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही, एनर्जी एनर्जी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, इस पर डिपेंड करता है। समझ आ रही मेरे बच्चों, मेरे शेरों? ओके, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। समझ नहीं आई तो एक दफ़ा इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ आएगी। अच्छा, अब आते हैं कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन के लिए आपको पता है भाई, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, या हम उसके लिए सी इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात समझ आई है कि भाई ये हर बंदे का अपना काम है। कोई बंदा होता है फ्लेक्सिबल होता है, कोई नहीं होता, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, ये उसका अपना एक काम होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है ना, क्वेश्चन ये है कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। तो आपको क्या लगता है कि मैंने ये लिया, अब गौर से देखना, ये मैंने लिया ऐसे,
और यहाँ पर मैं ज़्यादा रिएक्टेंट डालूँ, यानी कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा करूँ, तो कोलिजन ज़्यादा होगी कि कम होगी तो कोलिजन ज़्यादा होगी? बोलो। तो आप मुझे कहेंगे सर जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ क्या ताल्लुक है? तो डायरेक्ट ताल्लुक है। अच्छा, इसके साथ क्या ताल्लुक है? इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का एक डायरेक्ट ताल्लुक है। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ ज़्यादा होता है? कंसंट्रेशन की इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि कंसंट्रेशन का हमने अब वैसे कंसंट्रेशन और रेट का जो है वो भी पढ़ा था। अगर आपको ग्राफ याद है, उस ग्राफ में बाकायदा ये बात हमने एक्सप्लेन की थी, टाइम टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ जो है, ये देखो, ये हमने ही कहा था ना, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन जितनी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। याद है ना, ये ग्राफ में बाकायदा हमने बात की थी। ये ग्राफ डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। समझ आ रही है? मतलब डिक्रीज मतलब नीचे, नीचे का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होते हैं, कोलिजन कम हो जाती है, कोलिजन कम, इसका मतलब है कि तो इसका मतलब हुआ कि जो कंसंट्रेशन है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका किसके साथ? कोलिजन के साथ ताल्लुक है। तो कोलिजन का किसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है? तो मैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। समझ आ रही बात? अब नहीं तो दोबारा देखिए एक दफ़ा, इसको एक दफ़ा गौर से दोबारा देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन का किसके साथ? इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। ठीक है? मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देता हूँ आपको। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप क्या करें, आप किसी चीज़ को जलाएँ, ठीक है? आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, कागज़ लें आप, वुड लें, कोई भी चीज़ लें और आप इसको जलाएँ इन द प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 70%। और फिर जलाएँ इन द प्रेज़ेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 100%। ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर भी क्या कंबशन होगी, यहाँ भी क्या होगी? कंबशन होगी और यहाँ भी कंबशन होगी। कंबशन जानते हैं ना? जलाने को कहते हैं, कंबशन होगी। लेकिन फ़ास्ट कहाँ होगी? तो हम कहते हैं यहाँ पर कई गुना ज़्यादा होगी, यहाँ पर फ़ास्ट होगी कंपैरेटिवली और इन दोनों में से ये स्लो होगी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है। जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर, द बर्निंग विल बी मोर, द ऑक्सीडेशन विल बी मोर, द कंबस्शन विल बी मोर। इसको सब कंबस्शन, ऑक्सीडेशन ये सब कहते हैं। कि हम इसको क्या कहते हैं? इसको आराम से जला सकते हैं। ठीक है? जितनी या कोई और भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि भाई सिर्फ आप ये एक रिएक्शन ये लें, कोई और रिएक्शन भी आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस पे? इस पे डिपेंड करता है। ठीक है? ओके जनाब। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक तो हमने पढ़ा। अगर मैं ऐसा करूँ ना, मेरे पास 2 एटम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसा करूँ कि रिएक्शन करूँ मैं रिएक्शन करूँ किसका? मैं रिएक्शन करूँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ और CO का ऑक्सीजन के साथ। आपको क्या लगता है कि कौन-सा रिएक्शन तेज़ होगा? वैसे मैंने आपको सब इधर बताया है। अगर आपको लगता है, अगर आप दोनों को जलाएँ, मतलब फ्लेम वही ऑक्सीडेशन से, ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। आप फ्लेम दे दें, यहाँ भी फ्लेम, इन्हें ऑक्सीडाइज़ करें। होगा क्या? हमारे पास ये बनाएगा MgO और ये बनाएगा CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब ये हमारे पास क्या है? दोनों सेम टू सेम रिएक्शन है। तो भाई स्पी इन रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? हम कहते हैं भाई इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से है, Cu फिर बाद में। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिपेंड करता है नेचर पे। ये ग्रुप नंबर 2 में है, ये बाद में है, डी ब्लॉक में आता है। तो डी ब्लॉक वाले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? तो वैसे भी स्लो होते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमने लिया कंसंट्रेशन, हम ज़्यादा लेंगे कंसंट्रेशन, तो जितनी हम कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे और फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्शन लिखा ना, ए ये कन्वर्ट्स टू बी, बल्कि बी नहीं छोड़ें, बी की जगह मैं प्रोडक्ट लूँगा क्योंकि अक्सर हम ए बी रिएक्टेंट में ही लेते हैं सारा। मैं इसका लिखूँगा रेट लॉ, इसको रेट लॉ, अब इसको समझिए बस सिर्फ इतना। इसका रेट ये डिपेंड करता है किस पे? ये कंसंट्रेशन ऑफ एयर पे, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। देखो, इसका मतलब क्या है? इस जो रेट लॉ जिसको मैंने अभी कहा, रेट लॉ को भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बाद में हम करेंगे भी।
लेकिन इसको कहते हैं रेट लॉ। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। ये रेट लॉ है। अच्छा, इस रेट लॉ का मतलब क्या है? इस रेट लॉ का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, डायरेक्ट ताल्लुक है दोनों का। रेट लॉ में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अगर आप ये यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है। इसलिए हम कहते हैं भाई क्या है, ये डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो ये सब आपको समझ आई होगी हम कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट एक ताल्लुक है। तो ये चीज़ है कि नहीं है? ये बन गई ना, ये बनी ना रेट लॉ से। तो ये है वही। बाकी आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ आपने लिखा है और आपको पता है। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया की तरफ। व्हाट अबाउट सरफेस एरिया? तो क्या ख्याल है रेट ऑफ रिएक्शन का सरफेस एरिया के साथ क्या ताल्लुक होगा? क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने एक ये एक मेटल लिया, ये एक मेटल है, अच्छा ठीक है। आयरन ले आप कोई भी, आप इधर से नाइट्रोजन लेते हैं प्लस हाइड्रोजन लेते हैं, जाके ये रिएक्शन बहुत बहुत स्लो करके NH3 बनाता है, बहुत स्लो करता है। तो आपको एक कैटलिस्ट चाहिए, आयरन या मेटल आपको चाहिए। ये क्या काम करता है? गौर से सुनो आप। ये काम ये करता है ना, ये नाइट्रोजन इधर आके अटैच हो जाता है, ये हाइड्रोजन भी इधर आके अटैच हो जाता है, फिर ये जाके एक दूसरे के करीब करीब अटैच, जितनी अटैच हो जाएंगे ना, अटैच होंगे, तो ये मेटल है, ये तो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ये मेटल है, तो ये मेटल एज अ कैटलिस्ट काम करता है। अब ये कैटलिस्ट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इन दोनों को करीब लाता है, वो तेज होगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर ज्यादा सरफेस होगी कि यानी ज्यादा रिएक्शन होगा कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसको दो में स्प्लिट करूं? गौर से मेरी बात सुनना, मैं दो में स्प्लिट करूं इसको, यहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो आपकी क्या लगता है यहां ज्यादा होगा ना? ना। अब ये देखो, ये जगह तो अवेलेबल है, ये जो यहां पर अवेलेबल थी ये तो अभी अवेलेबल है, ये सारी जगह है ये वाली, लेकिन यहां पर ये वाली जगह नहीं है बीच में, ये जो मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये वाली जगह भी अब अवेलेबल हो गई, ये वाली, ये भी। अब कंसिडर करें, अगर मैं इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करूं तो क्या मतलब हुआ कि हर वो जगह जो तोड़ेंगे आप, तो वो क्या हो जाएगी, वो अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इसको चिप्स चिप्स ये चिप्स करूं, या मैं चिप्स के बाद ये चिप्स करो, यहां पर मैं चिप्स करता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। अब जैसे ही मैं पाउडर में इसको कन्वर्ट करूंगा ना, तो इसका मतलब है ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन कमोडेट देयर एंड मोर द रिएक्शन अकन अकर। इसका मतलब यह हुआ कि जो सरफेस एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, इसका मतलब इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप मेरे ख्याल में समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया के साथ क्या होता है। ये असल में होता ही है ना, ये जितना आप ये अवेलेबल करते हैं, जितनी जगह अवेलेबल करते हैं, मैंने आपको कहा ना, ये कोलिजन बहुत कम होती है, कम यहां पर ऐसे, लेकिन यहां पर कोलिजन ज्यादा होती है। हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, इंक्रीज यहां पर ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होती है, इसका मतलब वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसलिए सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज होगा और रिएक्शन आपका इतना तेज होगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली सेज। एनीवेज, आते हैं अब लाइट की तरफ। लाइट की जब हम बात करते हैं, तो लाइट वाली रिएक्शंस को हम कहते हैं द रिएक्शंस आर कॉल्ड व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हिच इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये क्या करते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो हम ये कहते हैं इसलिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, लाइट का रेड के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट ताल्लुक है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस मैं लेता हूँ कुछ, जैसे आप लेते हैं उनमें से एक रिएक्शन हम लेते हैं ग्लूकोज बनाने का, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जो कि फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में ये मैं लेता हूँ, फोटोसिंथेसिस एक ही रिएक्शन, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है
वो रिएक्शन करता है H2O के साथ, जाके यहाँ पर हम लेते हैं क्या, लाइट, सनलाइट या लाइट। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर C6H12O6 प्लस O2 ये बनता है। ये जो बनता है ना, दिस इज ड्यू टू द लाइट। अगर लाइट नहीं है तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं है, यू अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से लाइट जितनी ज़्यादा करोगे, तो अब फॉर एग्जांपल 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटे के लिए लाइट दो प्लांट को, तो वहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं भाई, 12 घंटे लाइट 12 घंटे डार्क, तो रिएक्शन होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। क्या ख्याल है? तो हम ये कहते हैं भाई जितनी ज़्यादा लाइट उतनी ज़्यादा रिएक्शन। तो इधर इसलिए हम कहते हैं कि द लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो भाई ये बहुत आसान है। नेक्स्ट हम आते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का तो रोल ही रोल है, कैटलिस्ट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैटलिस्ट हमारे पास एक्चुअली दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये स्लोज डाउन द रिएक्शन, स्लोज डाउन द रिएक्शन, और ये क्या करता है, ये बिकम्स फास्ट द रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट हमारे पास दो किस्म की रिएक्शन होते हैं। देखो एक होता ये है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका हमारे पास ये फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है और ये चला गया प्रोडक्ट में, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको आप हीट देते हैं। अब होता ये है ना कि ये जो रिएक्टेंट है ये जाता है इधर प्रोडक्ट में, यानी आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। इसको तो हम कहते हैं ये नहीं है, यहां से लेकर यहां तक ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जो हीट है ये तो आपकी डेल्टा एच है। डेल्टा एच का मतलब होता है हीट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन हीट ऑफ द रिएक्शन से काम नहीं चलता कि भाई आप इधर से इतनी हीट दे दो जो प्रोडक्ट की है बस रिएक्शन हो जाएगा, ना बाबा ना। इसको इसके साथ एक और हीट देनी पड़ती है और इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हीट होगी तो ठीक है, नहीं तो भाई रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। अब आपने कैटलिस्ट डाला, यहां पर मैंने कहा ना किधर है ये रिएक्शन होता है लेकिन ये बहुत स्लो होता है। ये जो स्पेशली ये मैं लेता हूँ इधर, ये जो N2 प्लस H2 वाले रिएक्शन है जो कि आपको NH3 देता है, ये क्या होता है, ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, स्लो, ठीक है। कैटलिस्ट की वजह से क्या हो गया, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर रिएक्शन अब फास्ट है, वही N2 है वही H2 है, ये जाके क्या करते हैं, ये आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये जो निकलता है ना वो NH3 होता है। NH3 जो अब होता है NH3, ये NH3 अब फास्ट बनता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये क्या करता है, यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर फास्ट बनता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है, ये ऐसे इंक्रीज करता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इसको कम कर लेता है, ये क्या है, ए इधर तक आ जाती है, ए इधर तक, समझ आ रही बात, इधर तक आई। तो जब ये इधर तक आती है तो हम ये कहते हैं कैटलिस्ट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम जो कैटलिस्ट की बात करते हैं वो कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, हम डिक्रीज की बात नहीं करेंगे अब, ठीक है। वैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें वी नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। और उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए वो टेम्परेचर हो जाता है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब क्या करते हैं हमने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है, ये कौन करता है, कैटलिस्ट। हम कहते हैं कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। अब भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग क्या, बाय डिक्रीजिंग क्या करेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी को, बाय द वे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा टॉपिक है इसके बाद, ठीक है, इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ये बाय डिक्रीजिंग या बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। उसके साथ क्या होता है, ये होता है, या अगर इंक्रीज करता है तो इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में लेकर, बाय द वे एंडो अगर आपको समझ आती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंडोथर्मिक इसको कहते हैं
जिसमें प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट की हीट होती है वो ज़्यादा होती है। अब हीट देते हैं उसको, हीट देते हैं तो जाके प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होती है। और एक होता है एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक में क्या होता है, आप देते हैं हीट फॉर एग्ज़ाम्पल और ये देखो है लो ये। अब देखो, अब यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इधर से इतनी होती है। ये आपकी क्या है, ये नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। और यहाँ से लेकर ये जो है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी हम इसको कहते हैं डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है। ठीक है? तो अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी इन एंडोथर्मिक इज़ मोर बट एक्सोथर्मिक में कम है। क्यों? क्योंकि देखो, आप इधर से इधर आएँगे और आप ये नीचे से ऊपर जाएँगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ ज़्यादा है? यहाँ की यहाँ, वहाँ ज़्यादा होती है। एक्सोथर्मिक में कम होती है। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वैसे कंपैरेटिवली जो वो है एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है। यू अंडरस्टैंड? अब देखो और से। इसका मतलब ये हुआ कि द रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट बहुत अहम किरदार अदा करता है। कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि भाई अगर कैटलिस्ट को दोगे तो फिर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा या कम होगा। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन एंड दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर दोगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी। मतलब टेम्परेचर का डायरेक्ट ताल्लुक है होता है किसके साथ? देखो, टेम्परेचर का डायरेक्ट ताल्लुक होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। जितना टेम्परेचर दोगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का कोलिजन के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा नहीं लिखा है हमने। काइनेटिक एनर्जी का कोलिजन के साथ क्या ताल्लुक है? तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का कोलिजन के साथ काइनेटिक एनर्जी का कोलिजन के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट ताल्लुक है। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस। ठीक है? तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस, मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोलिजन। इसका मतलब क्या हुआ? इन सब ने हमें बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हमें इसने इनडायरेक्टली सब बताया। ठीक है? एक और चीज, कितना इंक्रीज होगा? कितना? तो कितने के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन किताबें हमें जो जो कहती है हम वही बताएंगे। हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अगर हम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इंक्रीजेज टू और टू और 3 टाइम्स। वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन टू रिएक्शन, लेकिन बाज बुक्स ने 2 लिखा है, बाद ने 3 लिखा है, बस ठीक है। ठीक है, बाज ने 2 लिखा है, बाज ने 3 लिखा है, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, ये देखो, एक 10 डिग्री के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है? 10 डिग्री के साथ ये हो जाता है डबल, 2r रेट आर। लेकिन अगर आप 20 लेंगे तो 20 के साथ क्या हो जाएगा? 3r। ठीक है ना? 10 डिग्री के साथ अगर मैं 30 डिग्री लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4r। ठीक है, यहीं से ये मैं यहीं से आ रहा हूँ। ठीक है, और सो ऑन, आप ऐसे जाते जाएं तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अच्छा, ये कैसे हमें पता चला? कि हमें एक रिएक्शन है जिसको आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन, वो हमें बताता है आर्हीनियस इक्वेशन। उसने हमें बताया कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन है और टेम्परेचर है, इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक है। ये के क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो हम लेते हैं उधर से। तो इसका मतलब रेट का और टेम्परेचर का, यानी ये वाला जो ताल्लुक है, ये वाला है, ये वाला, ये है रेट ऑफ रिएक्शन का और टेम्परेचर का एक डायरेक्ट ताल्लुक है जो हमें अर्हीनियस इक्वेशन बताता है। रेट का डायरेक्ट ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ। अर्हीनियस इक्वेशन क्या कहती है हमें? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है ये वाला, और ये हम स्मॉल के रहते हैं, अच्छा स्मॉल के, और माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या नहीं है, ये इसके का इस टी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन इसके का सॉरी, इसके का इस ई ए के साथ, यानी उसके साथ
ये एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स ताल्लुक है। ये हमें बताता है कि भाई ये हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का इसके साथ क्या ताल्लुक है? ई ए के साथ इन्वर्स ताल्लुक है और टी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, क्योंकि भाई इसको खत्म करोगे तो ये डायरेक्ट ये आता है। ये अर्हीनियस इक्वेशन हमें बताता है। क्यों? क्योंकि अर्हीनियस इक्वेशन कहता है कि टेम्परेचर जब ज़्यादा करोगे, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाती है। ये टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन, ये कहता है। इसलिए टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। एनीवेज, आई एम श्योर कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि हमारे साथ जो टेम्परेचर है, उसके साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है? बाकी इसमें ऐसी मुझे कोई ख़ास वैसी चीज़ नज़र नहीं आती जो रह गई हैं, जो मतलब और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बाय द वे, मैंने आपको जो दिया, दिस इज़ मोर देन इनफ एक्सप्लेनेशन है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप हमारी उसमें क्या नाम है, आप हमारे प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, तो वहाँ पर आप पूरा का पूरा फिर डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एनीवेज, आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप केमिस्ट्री में पॉकेट बुक उठाई, केमिस्ट्री में पॉकेट बुक और ये उठाई, तो जो पॉइंट्स वहाँ नहीं है तो यहाँ लिख के आप, और वहाँ आप अगर हैं और यहाँ नहीं है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है? एक और चीज़ जो आपने कॉलेज केमिस्ट्री वाली बुक है, ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है? क्योंकि एफएससी बैच, एफएससी इसके अंदर जो एफएससी है वो आप इधर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो फेडरल, पंजाब, फिर जहाँ से भी हैं। अब ये देखो, कंसंट्रेशन का बहुत काफ़ी डिटेल दी है यहाँ पर, सरफेस एरिया का, पार्टिकल साइज़ का। सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज़ की चीज़ है। इफेक्ट ऑफ लाइट में हमने एक ही रिएक्शन लिखा है, यहाँ पर हमने H2Cl2 वाला रिएक्शन भी लिखा है, H2O वाला रिएक्शन भी है, और साथ में फ्लोरीनेशन का रिएक्शन भी है, फोटोग्राफी भी है। ये एफएससी है एक्चुअली। टेम्परेचर में फिर ये सारा का सारा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? तो आप लोग क्या करें, इसको ज़रूर पढ़ें। अर्हीनियस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक्सप्लेनेशन डिटेल में जो 375 पेज है, इस पे आप देख सकते हैं कि ये आप देख जाएंगे 376 पेज पे, तो ये के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, ये बाकायदा हर एक चीज़ दी है, फिर आर की वैल्यू भी दी है, ई ए वगैरह ये सब कुछ दिया है, और एप्लीकेशन ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन भी दी है। एनीवेज, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हर वो चीज़ कवर हो जाए जो कि किसी न किसी तरह ये वो है, रिलेटेड है। आई एम श्योर कि ये जो वाला पार्ट है, ब्रिकेट वाला पार्ट, वो मैंने बताया आपको, लेकिन आपने अगर सही पढ़ना है डिटेल में एफएससी वाला भी, तो फिर आप इधर से पढ़ें, और कॉलेज केमिस्ट्री वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई कंसेप्ट, नए आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम को। अल्लाह हाफ़िज़। Ali Series Books by ACA.